डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा फिर से आपका इस सेशन में पी.के. वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में आपने टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब इस सेशन में हम लोग टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल देखेंगे। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि टीनिया सोलियम ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है और इसका इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट पिग है। पिग का अधपका मांस खाने से यह ह्यूमन इंटेस्टाइन में वापस आता है, इसलिए इसको पॉर्क टेपवर्म कहा जाता है। द एडल्ट टीनिया सोलियम, द पॉर्क टेपवर्म, lives in intestine of man, leading an endoparasitic life. इसी तरह का एक दूसरा स्पीसीज है टीनिया सेजिनेटा, जो कैटल के मांस के साथ ह्यूमन बॉडी में आता है, इसलिए उसको बीफ टेपवर्म कहा जाता है। ये दोनों ही टेपवर्म्स फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के क्लास सिस्टोडा के मेंबर्स हैं। Its life history is completed in two hosts, that is digenetic, man being the primary host and pig or cattle as secondary host. कोई भी पैरासाइट जिसका जीवन चक्र दो जंतुओं के सहयोग से पूरा होता हो, दो होस्ट की मदद से कंप्लीट होता हो, उसको डाइजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो या हेलमिन्थिस हो। एक होस्ट रहने पर मोनोजेनेटिक और दो होस्ट रहने पर डाइजेनेटिक। तो एडल्ट है आदमी के इंटेस्टाइन में, इसलिए आदमी इसका प्राइमरी होस्ट है और लाइफ साइकिल का एक छोटा सा हिस्सा पिग या कैटल के अंदर गुजरता है, तो मोटे तौर पर इसे सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक इंटरमीडिएट होस्ट है। आमतौर से सेकेंडरी होस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एक अन्य प्रकार का एडल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेज लार्वा के रूप में सेकेंडरी होस्ट के अंदर गुजरता है, इसलिए उसको इंटरमीडिएट होस्ट कहना ज़्यादा बेहतर है। एक्सेप्ट द एडल्ट, वेरियस स्टेजेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री आर पास्ड इन द बॉडी ऑफ सेकेंडरी होस्ट, द पिग. Other animals like goat, cattle, horse, monkey may also serve as secondary host. कोई भी तरह का जंगली जीव या ह्यूमन को छोड़कर दूसरा मैमल जो फीकल मैटर्स को खा सकता है, उसके अंदर टीनिया के एम्ब्रायोज चले जाते हैं, लार्वल स्टेज का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वह भी सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट का काम करेगा। तो सिर्फ पिग या कैटल नहीं, गोट, हॉर्स और मंकी भी कभी कभी इसके सेकेंडरी होस्ट का काम करते हैं। अब थोड़ी बात टीनिया सोलियम के विषय में जाने। यह टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर है, फोटोग्राफ है। ऊपर की ओर इसका एंटेरियर मोस्ट पार्ट टूट गया है, बाकी पार्ट जो इसके बॉडी का लेंथ एस्टोबिला कहलाता है, वह आपको साफ साफ दिख रहा है। आप देख रहे हैं इस पतले हिस्से में आपको सेगमेंट्स बने नहीं दिख रहे हैं,
लेकिन इस हिस्से में क्लोज सेगमेंट्स हैं, एकदम सटे सटे सेगमेंट्स दिख रहे हैं। और जैसे जैसे ये पीछे की ओर खिसक रहा है, इसमें आप देख रहे हैं सेगमेंट की लंबाई बढ़ती जा रही है। तो ये सारे के सारे सेगमेंट इसके प्रोग्लॉटिड्स हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए विशेष रूप से बनाए गए यूनिट स्ट्रक्चर्स हैं। इस डायग्राम में स्ट्रक्चर को हम दोबारा बता रहे हैं कि सबसे ऊपर जो इसका हेड पार्ट है वह स्कोलैक्स कहलाता है, जो पिन के हेड की तरह छोटा सा हिस्सा है, और उसके पीछे नेक है। नेक में लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके कारण यह चेन ऑफ प्रोग्लॉटिड बनता है। तो शुरू के लगभग 150 सेगमेंट्स इमैच्योर होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 150 से 250 300 तक मेल सेक्स ऑर्गन्स बनना शुरू होता है। फिर 250 300 के बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन बनना भी शुरू हो जाता है। तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन बन जाते हैं उसको हम मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। और पीछे के सेगमेंट में जहां अक्सर फर्टिलाइज्ड एग्स जमा रहते हैं यूटेरस के अंदर, उसको हम लोग ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहा करते हैं। टीनिया सोलियम ह्यूमन इंटेस्टाइन में अपने हुक्स की मदद से जहाँ तहाँ लटक जाता है। आप देख रहे हैं कितना स्पष्ट है। हुक्स की 2 कतार है, अंदर की ओर से बड़े बड़े हुक्स की कतार है और बाहर के तरफ से छोटे हुक्स की कतार है। सबसे ऊपर जो इसका टॉप पार्ट है ये स्कोलैक्स कहलाता है, फिर ये हुक है और इसमें 4 सकर हैं, एक सकर दूसरी ओर है, और ये छोटा सा नेक है जिसके नीचे से इस तरह से डिवीजन हो रहा है, यानी नए नए प्रोग्लॉटिड्स का निर्माण हो रहा है। तो ये प्रोग्लॉटिड जैसे जैसे पीछे खिसकते जाते हैं, धीरे धीरे उनमें मैच्योरिटी आती चली जाती है। इट्स बॉडी इज मेड ऑफ ए पिन हेड लाइक स्कोलैक्स, ए शॉर्ट नेक and a long chain of proglottids forming stovila. The lower part of neck divides transversely to form the proglottids entire life and increased length of stovila. आजीवन नेक के पिछले हिस्से से ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा नए नए प्रोग्लॉटिड्स बनते रहते हैं। इस तरह इसकी लंबाई बढ़ती रहती है। जब तक इसका नेक रीजन तक हेड और नेक जिंदा है तब तक प्रोग्लॉटिड्स लगातार बनते रहेंगे। इसलिए अगर टीनिया सोलियम से बचना है या टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन है और उसे मारना है तो इसके हेड और स्कोलैक्स को नष्ट करना, इसके नेक को नष्ट करना सबसे ज़रूरी है, अन्यथा प्रोग्लॉटिड लगातार बनते जाएंगे। तो इस प्रोग्लॉटिड के चेन को ही स्टोबिला कहा गया। द फर्स्ट 150 प्रोग्लॉटिड्स आर इमेच्योर। द मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप इन ईच ऑफ देम एंड आफ्टर 250th और 300th प्रोग्लॉटिड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑल्सो डेवलप। Thus each प्रोग्लॉटिड मैच्योर्स बिहाइंड द 300th प्रोग्लॉटिड and it becomes bisexual और hermaphrodite। पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन फिर मेल सेक्स ऑर्गन, दोनों तरह के ऑर्गन बन गए तो यह हर्माफ्रोडाइट हो गया। ये देख रहे हैं ये यूटेरस है, इसमें जो बीच में पीला हिस्सा दिख रहा है उसमें एग्स पड़े हुए, ये यूटेरस है और दोनों तरफ ये ओवरी है। अब ओवरी की नली जो ओविडक्ट है वो ज्वाइन करती है एक गोल रचना को जिसको ऊ टाइप कहते हैं, और नीचे ये जो लाल रंग का आपको स्ट्रक्चर ट्रांसवर्सली दिख रहा है वो विटेलाइन ग्लैंड है, वो यौग का निर्माण करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यूटेरस के अंदर ही इसके एग का निर्माण होता है।
यहाँ जो प्रारंभिक नली है बाहर से अंदर की ओर ये वेजाइना है, और इसमें एक सोलेन हिस्सा आप देख रहे हैं, वह है स्पर्म का रिसेप्टेकल, सेमिनल रिसेप्टेकल, जिसमें स्पर्म थोड़ी देर के लिए जमा होता है। दूसरी ओर यह स्पर्म डक्ट है जिसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, और आप जो छोटे छोटे गोल गोल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं सब तरफ छितराया हुआ, ये इसके टेस्टिस के यूनिट्स हैं। तो इस तरह हर एक प्रोग्लॉटिड में टेस्टिस का एक पूरा सेट, 2 ओवरी, कॉमन मेल और फीमेल जेनाइटल डक्ट्स और एक यूटेरस है, और यह मैच्योर होने के बाद फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार रहता है। अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। ओवरीज को हम यहाँ पर लाल धब्बे के रूप में देख रहे हैं। और ये लंबी सी नली यूटेरस है, जो मेल और फीमेल जेनाइटल सिस्टम के डक्ट्स हैं वो ऊपर इस हिस्से से बाहर की ओर जुटे हुए हैं। अब कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? इन ह्यूमन इंटेस्टाइन ओनली वन टीनिया lives at a time because growth of one tinea inhibits growth of other larvae coming with pork or beef. It is known as premonition. एक ह्यूमन इंटेस्टाइन में एक ही टीनिया सोलियम का एडल्ट रहता है। मान लिया किसी व्यक्ति ने पॉर्क या बीफ के साथ 5-10 लार्वा खा लिए हों, तो उनमें से कोई एक जैसे ही एडल्ट में मेटामॉर्फोज होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है, कुछ ऐसा आंतरिक वातावरण में परिवर्तन होने लगता है कि अन्य लार्वा के विकास को ये रोक देता है। इसलिए अन्य लार्वा से एडल्ट नहीं बनते हैं। तो इस घटना को प्रीमोनिशन कहते हैं। देयरफॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर्स within same proglottid or between two proglottids of same stobila. चूंकि एक प्रोग्लॉटिड में दोनों ही तरह के अंग हैं, इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन की काफ़ी संभावना है। लेकिन आगे पीछे के 2 प्रोग्लॉटिड जो एक ही स्टोबिला, एक ही बॉडी के अंग हैं, उनके बीच भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो आमतौर से इसे लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, लेकिन यह टेक्निकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब तक 2 अलग अलग एनिमल नहीं रहेंगे तब तक इसे ट्रूली क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहना गलत है। अगर आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन शब्द यूज करते हैं तो इन बिटवीन 2 प्रोग्लॉटिड्स लिखिए, इन बिटवीन 2 प्रोग्लॉटिड्स बोलिए। बिहाइंड 500th प्रोग्लॉटिड आर फुल्ली मैच्योर एंड लाइकली टू बी फर्टिलाइज्ड। 500वां प्रोग्लॉटिड आते आते मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों मैच्योर हो जाते हैं, तो उनमें फर्टिलाइजेशन की पूरी संभावना हो जाती है। अब मान लिया कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है एक ही प्रोग्लॉटिड के अंदर, तो इसमें टेस्टिस का निर्माण पहले शुरू हुआ था और ओवरी का बाद में। इसका परिणाम यह होता है कि टेस्टिस पहले मैच्योर हो जाता है और ओवरी एक दिन बाद, कुछ समय के बाद। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं प्रोटेंड्रस। तो प्रोटेंड्रस कंडीशन होने के कारण जब मेल जेनाइटल एपर्चर से निकलकर स्पर्म फीमेल जेनाइटल एपर्चर में जाता है और वेजाइना होकर अंदर प्रवेश करता है, तो थोड़े समय के लिए यह सेमिनल रिसेप्टेकल में जाके पड़ा रहता है।
बाद में जब एग रिलीज होंगे तो ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रोग्लॉटिड्स ऑफ द सेम टेपवर्म इज वेरी कॉमन एज टीनिया सोलियम इज प्रोटेंडरस, that is the testis mature first. From the vagina the sperms come to lie in the seminal receptacle, from where they fertilize the eggs in oviduct. Hence, after copulation, the sperms are stored temporarily in the seminal receptacle, waiting for the maturity of eggs, and when such eggs come in oviduct, fertilization occurs. तो जब तक एग मैच्योर होकर नहीं आता है ओविडक्ट में, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए सेमिनल रिसेप्टेकल स्पर्म्स को स्टोर करके जमा करके रखे रहता है। लेटर द वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डीजेनरेट एंड द यूटेरस बिकम्स डिस्टेंडेड एंड ब्रांच्ड, having more than 30,000 to 40,000 egg capsules. फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक और यूटेरस फैलने लगता है। जो पहले दुबला पतला था वह जगह जगह से ब्रांच होने लगता है और अंदर के मैक्सिमम स्पेस में दाएं बाएं फैल जाता है। लेकिन साथ ही साथ मेल और फीमेल के अन्य अंग यूटेरस को छोड़ के बाकी सारे अंग डिजेनरेट करते चले जाते हैं और उनकी जगह पर यूटेरस फैलता चला जाता है। इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बनता है उसमें लगभग 30 से 40 हजार एग कैप्सूल्स पाए जाते हैं, यानी जायगोट के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल बन जाता है। अब देखिए कैप्सूल कैसे बनता है। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट गेट्स सराउंडेड बाय yolk in the ootype received from the vitelline glands through the vitelline duct. ootype में yolk सेल्स आके जमा होने लगते हैं जो कि vitelline gland से सिक्रीट हुए हैं। The zygote and the yolk then become enclosed in a thin shell or chorionic membrane which is formed from the yolk material. The structure thus formed is called capsule, which passes into uterus. एग के चारों ओर योग सेल्स आकर योग जमा करना शुरू करते हैं और जायगोट के बाहर एक पतला सा मेम्ब्रेन कोरियोनिक मेम्ब्रेन बन जाता है और इस तरह से कोरियोनिक मेम्ब्रेन जो योक मटेरियल से बना है वह एक खोल या कवर बना लेता है। इसी को हम कैप्सूल कहते हैं। द सिक्रीशन ऑफ मेहलिज ग्लैंड फैसिलिटेट्स द पैसेज ऑफ कैप्सूल इन द यूटेरस। पहले ऐसा अंदाज था लोगों को कि मेहलिज ग्लैंड का सिक्रीशन कैप्सूल बनाता होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। मेहलिज में MEHLIS होगा। तो मेहलिज ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वह कैप्सूल बनाता होगा, लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कैप्सूल बनाने में मदद नहीं करता है, बल्कि कैप्सूल को यूटेरस में पहुँचते समय यह एक लुब्रिकेंट मीडियम बनाता है, एक चिकना माध्यम बनाता है जिसमें कि फिसलते हुए आराम से ये कैप्सूल यूटेरस में चले जाते हैं। Thus, after fertilization, the eggs are transformed into capsules and packed in the uterus, inside which early embryonic development occurs. अब यूटेरस के अंदर कैप्सूल में बंद जायगोट का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट शुरू होता है। लेकिन इस समय तक पिछले तरफ से ग्रेविड प्रोग्लॉटिड 1, 2, 3 के समूह में टुकड़े में टूट टूट कर
फीकस के साथ, लैट्रिन के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द स्टोबिला एंड पास आउट विथ फीकस ऑफ द होस्ट। तो पिछले छोर से ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का टूटना एपोलाइसिस कहलाता है। तो एपोलाइट प्रोग्लॉटिड अकेला अकेला भी हो सकता है और 2-3 के समूह में भी हो सकता है। ये देखिए ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, यूटेरस की स्थिति बीच में है, ये बीचों बीच यूटेरस की स्थिति है, लेकिन दाएं बाएं इनसे ब्रांचेज बनते चले गए और ये सब ब्रांचेज एज मच एज पॉसिबल पूरे अवेलेबल स्पेस को घेर लेते हैं। अब इसमें खाली लंबे लंबे एक्सक्रीटरी और नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं, बाकी सारे अंग डिजेनरेट कर जाते हैं। अब कैसे डेवलपमेंट होता है? तो जायगोट में जो प्रारंभ में विभाजन होता है उसको बोलते हैं क्लीवेज। तो पहला डिवीजन जो होता है वह अनइक्वल है, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा सेल बन जाता है। तो बड़ा वाला सेल है मेगामियर और छोटा वाला है एम्ब्रायोनिक सेल। अब इसके बाद एम्ब्रायोनिक सेल 2 भागों में बढ़ जाता है, जिससे कि एक मीजोमियर और एक माइक्रोमियर, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा बनेगा। तो जो थोड़ा बड़ा बनेगा वो मीसोमियर और जो छोटा बनेगा यानी सबसे छोटा वो माइक्रोमियर। तो एम्ब्रायोनिक सेल्स डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, लार्जर इज मीसोमियर एंड स्मॉलर माइक्रोमियर। और जो मेगामियर वाले सेल हैं वो बार बार डिवाइड करते चले जाते हैं, वो बाद में सोमैटिक टिश्यूज का निर्माण करेंगे। इस तरह से देखिए डिवीजन होते हुए कि यह है जायगोट। जायगोट को घेर कर कैप्सूल डेवलप किया, इसमें योक सेल्स बगल से आपको दिखलाया गया है। अब ये सेल जब डिवाइड किया तो एक बड़ा और एक छोटा सेल बना। तो बड़ा वाला मेगामेयर हो गया और छोटा वाला एम्ब्रायोनिक सेल। ये छोटा वाला डिवाइड करके मीजोमियर और माइक्रोमियर बनाएगा। मीसोमेयर आपको यहाँ लाइनिंग है, माइक्रोमियर यहाँ लाइनिंग है, और जो मेगामियर है ये अलग से डिवाइड करेंगे। Hence from zygote 3 types of cells are resulted. These are larger megameres, medium-sized mesomeres, and smaller micromeres, which are arranged in a characteristic sequence. In fact, the smaller micromeres form an inner wall of cell mass called morula. The mesomeres are placed as an envelope around morula, while the megameres as an outer envelope around mesomer. तो सबसे बीच में माइक्रोमियर्स के समूह जमा हो जाएंगे जो मोरूला का काम करेंगे, उनसे फ्यूचर डेवलपमेंट होगा। उसको घेर कर मीसोमेयर और सबसे बाहर की ओर मेगामेयर्स का घेरा पाया जाता है। The megameres fuse to form the outer embryonic membrane, which finally disappears. The mesomeres form the inner embryonic membrane or embryophore, which is thick, hard, cuticularized and striated. शुरू में जो मेगामेयर बना उसमें ज़्यादा यौक जमा है, बाहर से वह कवर किया, लेकिन धीरे धीरे वह डिजेनरेट होता चला जाता है। उसका न्यूट्रिएंट मेसोमेयर के लेयर को टपते हुए अंदर मोरूला में चला जाता है, जिससे कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। अब मेसोमेयर का जो कवर है वह इनर एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनाता है, उसी को एम्ब्रायोफोर कहा जाता है। ये मोटा लेयर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसमें क्यूटिकल बन जाता है, इसलिए क्यूटिकुलराइज्ड कहा गया।
और इसमें धारीदार स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। बिलो द एम्ब्रायोफोर ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ऑल्सो फॉर्म। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब इपीडर्म बन गया। द इनर सेल मास ऑफ मोरूला फॉर्म्स एन एम्ब्रायो which develops 6 chitinous hooks as its posterior side। 6 chitinous hook, इस हुक के कारण ही इसका नाम है हेक्साकैंथ। आप देखिए यहां पर हुक्स दिखलाए गए हैं 3 जोड़े में, 3 जोड़े में ये हुक बने हुए हैं। ये 3 जोड़ा हुक या टीथ की तरह की रचना है, इसके कारण इसका नाम है हेक्साकैंथ। और इसको घेरते हुए ये मीजोमेयर का बेसमेंट मेम्ब्रेन और इपिथीलियम है। पूरी रचना को बोलते हैं ऑन्कोस्फेयर। यानी ऑन्कोस्फेयर के अंदर एक हेक्साकैंथ नाम का लार्वा बंद पड़ा है। ऐसी ही स्थिति में ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स बाहर रिलीज होते हैं। ये माइक्रोस्कोप से देखे जाने के बाद अंदर की संरचना को समझाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं। यहाँ ये माइक्रोमियर का समूह है, उसके बाद ये मीजोमियर का समूह है और ये मेगामियर का समूह है, और बाहर से यह कैप्सूल का कवर है। The hooks are secreted by some differentiated cells of morula called oncoblast। हुक बनाने वाले सेल का नाम है oncoblast। This 6-hooked embryo is called hexacanth, which possesses a pair of penetration gland। इस हेक्साकैंथ के अगले हिस्से में एक जोड़ा पेनिट्रेशन ग्लैंड है, जिसके सिक्रीशन से यह होस्ट के टिश्यू को डाइजेस्ट करके अपने लिए रास्ता बना लेता है और उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। द हेक्साकैंथ एम्ब्रायो, हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एम्ब्रायोफोर एंड द एग सेल्स और कोरियोनिक मेम्ब्रेन टुगेदर इज कॉल्ड ऑन्कोस्फेयर। तो ऑन्कोस्फेयर लार्वा का नाम नहीं है। ऑन्कोस्फेयर में लार्वा को घेरने वाले कई तरह के लेयर्स यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन और एम्ब्रायोफोर भी शामिल हैं, और अंदर में एक लार्वा हेक्साकैंथ है। अब अगर खुले में मल त्याग होता है, ओपन डिफिकेशन होता है, तो पिग और कुत्ते और कैटल जैसे जानवर हो सकता है ह्यूमन स्टूल को खा जाए। तो ऐसी स्थिति में यह ऑन्कोस्फेयर भी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स के अंदर बंद इन जानवरों के द्वारा खा लिए जाएंगे। कुत्ते और पिग खासकर लैट्रिन खाने वाले एनिमल्स यानी कॉप्रोफैगस एनिमल्स हैं। कभी कभी कैटल भी या तो जानबूझकर या अनजाने में घास इत्यादि के साथ फीकल मैटर्स को खा सकती है। तो उसके इंटेस्टाइन में जब ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स चले जाएंगे तो प्रोग्लॉटिड का डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ऑन्कोस्फेयर के ऊपर इन एनिमल्स के डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। After reaching the stomach of a pig, the capsule shell and other membranes around hexacanth are dissolved, resulting into the liberation of hexacanth। तो जब प्रोग्लॉटिड और कैप्सूल का मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगा तो हेक्साकैंथ फ्री हो जाएगा। अब ये हेक्साकैंथ क्या करेगा, तो इंटेस्टाइन में इधर उधर रेंगते हुए जब यह दीवार के संपर्क में आएगा तो दीवार में छेद करते हुए वो अंदर चला जाएगा। द हेक्साकैंथ स्टार्ट बोरिंग थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ यूनिसेलुलर पेनिट्रेशन ग्लैंड। तो पेनिट्रेशन ग्लैंड के सिक्रीशन डाइजेस्टिव हैं जो इंटेस्टाइन की दीवार में छेद करते हैं,
उसी छेद होकर के ये हेक्साकेंथ दीवार को पार करके ब्लड में चला जाता है। द हुक्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन बोरिंग द इंटेस्टाइनल टिश्यू बट दे हेल्प इन एंकरिंग इट। टिश्यू में चिपकने में, लटकने में ये मदद करते हैं, लेकिन छेद करने का काम पेनिट्रेशन ग्लैंड करता है। द हेक्साकेंथ एंटर्स ब्लड वेजल्स ऑफ इंटेस्टाइन and passes through blood to lie in the striated muscles in any part of the body, but they usually settle in the muscles of tongue, neck, heart, shoulders. तो ब्लड के द्वारा बहते हुए ये स्ट्राइप मसल्स में चले जाते हैं और खास करके टंग, नेक, हार्ट और शोल्डर के मसल्स में ये ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। After reaching the muscles, they lose their hooks, increase in size, acquire a fluid-filled central cavity. Then they become encysted in a cuticular covering to become cysticercus or the bladder worm. मसल्स में जाने के बाद इनके हुक्स गल जाते हैं। अब इनके अंदर एक खाली जगह विकसित होने लगता है जिसमें लिक्विड जमा होने लगता है। उसके ऊपर सिर्फ बाउंड्रीज बने हुए हैं जिसमें एंडोडर्म नेग्लिजिबल है, मेनली मेजोडर्म और एक्टोडर्म है। इस तरह से एक खोखला सा लार्वल स्टेज बनता है जिसको सिस्टिसर्कस या ब्लैडर वर्म कहा जाता है। The flesh of pig or pork containing these cysticercus larvae appear white spotted, resembling something like that of measles. Hence, it is characteristically called measly pork. तो जहाँ जहाँ पर यह सिस्टिसर्कस मसल्स के एपिडर्मल कवरिंग के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का चारों ओर कवरिंग है उसके अंदर जाकर के स्थिर हो जाता है, वहाँ सफ़ेद सफ़ेद उभार बनने लगता है, दानेदार रचना बनने लगती है। ऐसा लगता है कि छोटा छोटा फुंसी जैसा कुछ उत्पन्न हो गया हो। तो मीजल्स नामक एक तरह का चेचक है, उसमें छोटे छोटे दाने उत्पन्न होते हैं। वैसे ही यहाँ मांस की सतह पर दाने हो जाते हैं। तो मीजल्स से तुलना करने के कारण इस तरह के इन्फेक्टेड पॉर्क को मीजली पॉर्क कहा गया। अब ये बड़े ही हीट रेजिस्टेंट होते हैं। देखिए किस तरह से इसका विकास हुआ। तो अब ये सिस्टिसर्कस लार्वा बना। अब ये पहले खोखला है। इस खोखला लार्वा के अंदर खाली लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है। अब इसके ऊपर का लेयर इनवेजिनेट करता है और इस तरह की एक रचना बनाता है जिसको बोलते हैं प्रोस्कोलेक्स, यानी उल्टा हेड पार्ट बन रहा है। और जब इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन होने लगता, पहले अंदर धंसता है ऐसे और फिर यह अंदर का हिस्सा फिर उल्टा उभर के हो जाता है ऐसे, और यहाँ पर हुक्स बनेंगे फिर से। तो ये प्रोसिस्टिसर्कस इस तरह से अंदर में बना। अब बाद में अंदर का पार्ट ग्रो करके बाहर निकलेगा तो एस्कोलेक्स और नेक और उससे जुटा हुआ ये ब्लैडर नजर आएगा। तो ये जो स्टेज है, इतना सारा जो स्टेज है, यह हीट रेजिस्टेंट है। 60-70 डिग्री टेम्परेचर पर 1-1.5 घंटा तक भी अगर ऐसे फ्लैश को रखा जाता है तो ये लार्वल स्टेजेज नष्ट नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। इट इज़ द लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम which has been formed by the transformation of और modification of hexacanth stage। तो हेक्साकेंथ के बाद का स्टेज क्या हुआ? तो ब्लैडर वर्म यानी सिस्टिसर्कस। इट इज ए ब्लैडर लाइक सैक फिल्ड विथ ए क्लियर वाटरी फ्लूइड हैविंग मोस्टली ब्लड प्लाज्मा ऑफ द होस्ट। यह फ्लूइड पानी नहीं है, होस्ट का ब्लड प्लाज्मा है या लिम्फ है, वह न्यूट्रिशन से रिच होता है। द वॉल ऑफ ब्लैडर
contains an outer cuticle and inner mesenchyme. A thickening arises gradually on one side of the bladder, which marks the anterior end of the larva. जो मोटा हिस्सा बनेगा वो अगला हिस्सा बनेगा. The thickened area invaginates as a hollow knob. डायग्राम में आपने देखा कि ऊपर का हिस्सा अंदर धंसा यानी इनवेजिनेशन हुआ. The invaginated knob develops suckers on its inner surface and hooks are developed at its bottom. Now this inverted knob is called प्रोस्कोलैक्स. तो ये जो अंदर गड्ढे में बना वो क्या बना? तो प्रोस्कोलैक्स बना. उसमें सकर बनेंगे, हुक्स बनेंगे, सामने का उभार रोस्टेलम बनेगा. In fact, the embryo at this stage is called cysticercus or bladder worm, whose further development does not take place unless it reaches to the main host, the man. तो प्रोस्कोलैक्स वाले कंडीशन में सिस्टिसर्कस जिसमें इन्वेजिनेशन से प्रोस्कोलैक्स बना वह अब इन्फेक्टिव स्टेज है. इससे आगे का विकास ह्यूमन बॉडी में होगा. अब आप देखिए सिस्टिसर्कस है ये जो हेक्साकैंथ लार्वा से मॉडिफाइड होकर बना और ये प्रोस्कोलैक्स बना. अब जब ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में आएगा तब ये डेवलप करते हुए एडल्ट में कन्वर्ट करेगा. अब कैसे आया? तो व्हेन मैन और प्राइमरी होस्ट ingest raw or improperly cooked pork containing cysticerci or measly pork, the cysticerci become active in the intestine. तो मैंने कहा कि ये सिस्टिसर्कस हीट रेजिस्टेंट है. 60-70 डिग्री टेम्परेचर पर 1.5 घंटे तक ये जीवित रह सकते हैं. तो ऐसे इन्फेक्टेड पॉर्क को कच्चा या अधपका कोई आदमी अगर खाता है तो जीवित अवस्था में ये सिस्टिसर्कस आदमी के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं. एक्चुअली देयर ब्लैडर इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ द होस्ट एंड द प्रोस्कोलैक्स गेट्स इन्वेजिनेटेड और टर्न्ड इनसाइड आउट. जो पहले उल्टा अंदर धंस करके प्रोस्कोलैक्स बना था, जब वो बाहर की ओर ठेला जाएगा तो अंदर का सतह बाहर यानी इन्वेजिनेशन हो जाएगा और अंदर की ओर हुक्स बने थे, अंदर की ओर से सकर बन रहे हैं, वो सब उलट करके बाहर चला जाएगा. Thus a scolex and a small neck are formed. पीछे जो ब्लैडर जुटा हुआ है वह धीरे धीरे ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा पचता चला जाएगा. The scolex anchors itself to the mucous membrane of intestine and the neck divides transversely to form series of proglottids. तो जैसे ही यह इवेजिनेशन होता है म्यूकस एपिथेलियम को हुक की मदद से यह फंसा लेता है और इसका नीचे नेक रीजन में ट्रांसवर्स डिवीजन होना शुरू होता है. तो जैसे जैसे प्रोग्लोटिड्स बनते जाते हैं यह ब्लैडर पीछे खिसकते जाता है. अगर थोड़ा बहुत इसमें न्यूट्रिशन रह भी जाए तो अंतिम प्रोग्लोटिड जब टूटेगा तो ब्लैडर उसके साथ डिटैच कर जाएगा, अलग हो जाएगा. इट टेक्स नियरली 10 to 12 वीक्स, 10 से 12 सप्ताह लग रहा है टू ए प्रोस्कोलैक्स टू बिकम एन एडल्टीनिया. एक प्रोस्कोलैक्स से एडल्ट बनने में 10 से 12 सप्ताह यानी 2.5 से 3 महीने लग रहे हैं. And the adultinia thus formed start producing gravid proglottids with oncospheres within 8 to 10 weeks. एडल्ट के डेवलप करने के साथ ही 8 से 10 सप्ताह के अंदर यह मैच्योर होकर फर्टिलाइजेशन करके ग्रेविड प्रोग्लोटिड का निर्माण कर लेता है. यानी इन्फेक्शन के 3 से 5 महीने के अंदर यह ग्रेविड प्रोग्लोटिड
होस्ट के स्टूल में दिखाई पड़ने लगता है। अब इस पैरासाइट का क्या असर है? द इन्फेक्शन ऑफ टीनिया सोलियम कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड टीनियासिस। द टीनियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट लाइक पेन, indigestion, vomiting, constipation, loss of appetite, diarrhea, and nervous disorders like nervousness, insomnia, nausea and epileptic fits। क्या क्या बातें हुई? तो इंटेस्टाइन में हुक और सकर की मदद से जो ये घाव या घायल पैदा करता है, घायल करता है दीवार को, तो उसे दर्द होती है। यह एंटी एंजाइम बनाकर हमारे एंजाइम्स को नष्ट करता है, इसलिए इंडाइजेशन होता है। मिचली और वोमिटिंग होने की संभावना रहती है। कंस्टिपेशन भी होता है, भूख घटने लगता है और कई बार डायरिया के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों में नींद नहीं आना और कभी कभी रोना, खिजलाना, गुस्सा करना, यह झाई के लक्षण इपिलेप्सिस कहलाते हैं, तो यह भी उत्पन्न होता है। इट्स इन्फेक्शन में कॉज इओसिनोफिलिया अप टू 13% एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका ब्लड पर बुरा असर है। इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। एक्चुअली यह एलर्जिक रिएक्शन का साइन बनता है कि यह इओसिनोफिलिया इओसिनोफिल काउंट को बढ़ा देता है। तो जो 1.5-2% होता है वह 13% तक बढ़ते हुए देखा गया है। इसका एस्ट्रोबिला जो एक फीते के समान है, अपने आप पर लिपट कर जब एक गुच्छा बना लेता है तो एलिमेंट्री कैनाल में ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न करता है, जिससे दर्द, चक्कर, वोमिटिंग इत्यादि होते हैं। अब यूरोपीय कंट्रीज में देखा गया है कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड स्टूल के साथ बाहर नहीं गए हैं, लेकिन वह इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही फट जाते हैं और उससे सिस्टी सर्कस लार्वा रिलीज होकर ह्यूमन इंटेस्टाइन की दीवार से पार करके ह्यूमन ब्लड होते हुए ब्रेन से लेकर बॉडी के अन्य हिस्से तक फैल जाते हैं। तो ये खतरनाक परिस्थिति है। जो पिग में, कैटल में होना चाहिए वो ह्यूमन में हो रहा है। तो सिस्टी सर्कस लार्वा के कारण होने वाली परेशानियों को, बीमारियों को सिस्टी सर्कोसिस कहा जाता है। कई बार ब्रेन के अंदर जाके ये सिस्टी सर्कस छोटे छोटे नोड्स बनाकर जमा होने लगते हैं। समटाइम्स इट हैज बीन सीन दैट इफ समहाउ मैन इज इंजेस्टेड oncosphere with contaminated food and drink or due to anti-peristalsis movement of the intestine, then bladder worm enters through the intestinal circulation in different part of body। तो ये कभी कभी होना भी खतरनाक है। After reaching in the vital organs like liver, eye, brain, the cysticerci get encysted and cause serious events। Fatal disease, encystment in eyes may cause blindness and in brain develops epilepsy। ये आँख में जाकर सिस्ट बन जाएगा तो अंधापन भी हो सकता है, और ब्रेन में जाकर के ये सिस्ट बनने लगते हैं तो इससे एपिलेप्सी होता है, यानी झाई आने का, दौरा पड़ने का लक्षण उत्पन्न होता है। तो बचाव का तरीका क्या है? तो जो एनिमल्स खाने में यूज किए जाते हैं मीट के लिए, उनको ऐसे स्टैंडर्ड एनिमल हस्बेंड्री कंडीशन में रखना चाहिए कि वह ह्यूमन स्टूल को नहीं खाए। और हम लोग जो मांस खाते हैं, मांस क्या इवन सब्जी खाते हैं, तो उसको खूब अच्छी तरह से धोने के बाद ही खाएं। जो भी मांस या सब्जी हम पकाते हैं उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पर 10 से 15 डिग्री तक रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पॉर्क या बीफ बड़े पैमाने पर
इंपोर्ट किए जाते हैं उन्हें डीप फ्रीज में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम 5 दिन रखा जाता है, जिससे कोल्ड शॉक के कारण ये लार्वा इतने डीनेचर्ड हो जाते हैं कि ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में आने के बाद ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। मोरोवर ए हाई लेवल ऑफ सैनिटेशन, प्रिवेंशन ऑफ फीकल कंटामिनेशन ऑफ पिग फीड्स एंड ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन प्रिवेंशन। पालतू जानवरों को हमेशा साफ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए। इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड विथ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीकस अराउंड पिग्स। इधर उधर खुले में डिफिकेशन कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करने वाला होता है। फॉर ह्यूमन सिस्टिसर्कोसिस, डर्टी हैंड्स आर एट्रीब्यूटेड टू बी द प्राइमरी कॉज एंड स्पेशली कॉमन एमंग फूड हैंडलर्स। खाने पीने की चीज़ बेचने वाले अगर गंदे हाथ का प्रयोग करते हैं, खासकर जहाँ पर मांस इत्यादि बनाया जाता है, तो मांस को छूते रहने के कारण हाथ के द्वारा ये लार्वा हाथ के द्वारा दूसरे खाने पीने की चीज़ों में भी चले जाते हैं। अब जब इस तरह की कोई बीमारी हो गई, एडल्ट टीनिया इंटेस्टाइन में हो या सिस्टिसर्कस इंटरनल ऑर्गन में हो, तो फिर उसके इलाज की जरूरत होगी। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाइल ऑफ चिनोपोडियम एंड वाइल ऑफ मेल फॉर ड्रायोप्टेरिस may be used to remove the adult tapeworm from the human intestine. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आमतौर से खाने की चीज़ तो नहीं मानेंगे, लेकिन इससे ट्रीट किया जा सकता है मांस को। वाइल ऑफ चिनोपोडियम और वाइल ऑफ ड्रायोप्टेरिस, इसको ओरल डोज के रूप में यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हुक और स्कोलेक्स को इंटेस्टाइन की दीवार से डिटैच करा देता है, अलग कर देता है। तो अगर वो अलग हो जाएगा तो पास आउट हो जाएगा, मर भी सकता है। दिस ड्रग्स यूजुअली रिमूव द स्ट्रोबिला ओनली, व्हाइल स्कोलेक्स कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन। आमतौर से लोग कहते हैं कि दवाइयों से स्ट्रोबिला का हिस्सा टूट सकता है, लेकिन स्कोलेक्स और नेक्स पर असर नहीं होता है। जबकि अभी मैंने कहा कि वाइल ऑफ चिनोपोडियम और वाइल ऑफ ड्रायोप्टेरिस स्कोलेक्स पर भी काम करता है। अगर स्कोलेक्स रिमूव हो जाता है इंटेस्टाइन की दीवार से, तो इसका किलिंग, इस पर नियंत्रण आसान हो जाता है। एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन लाइक अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल और कंबाइंड विथ praziquantel is frequently used to control it। तो किसी तरह के भी इंटेस्टाइनल वर्म में, चाहे वह टेप वर्म हो या राउंड वर्म हो, ये दो दवाइयाँ बड़ी कॉमन है, अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। कॉमन इसलिए है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले राउंड वर्म्स के लिए पाइपराजाइन साइट्रेट या एसीटेट का भी यूज किया जाता था, लेकिन उनसे यह ज़्यादा इफेक्टिव है। The mode of infection can be checked by destruction of developmental stages like oncosphere and cysticide। तो डेवलपमेंटल स्टेज को चेक करने के लिए ही तो कहा गया कि मांस को -10 डिग्री पर 5 दिन के लिए कम से कम प्रिजर्व किया जाए, जो यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। इंडियन लोग फ्रेश मीट यूज करते हैं, प्रिजर्व मीट यूज नहीं करते हैं। और दूसरा एक तरीका है एसिटिक एसिड का ट्रीटमेंट, विनेगर का ट्रीटमेंट। द ऑन्कोस्फेयर्स में बी डिस्ट्रॉयड थ्रू प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फिशेज बाय सीवेज सिस्टम और एल्स बाय प्रिवेंटिंग द पिग फ्रॉम विजिटिंग ह्यूमन फिशेज। तो इस तरह से विभिन्न तरीकों से इन्फेक्शन को रोकना, इन्फेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट करना, अन्यथा ये अपना लाइफ साइकिल चलाते रहेगा और ह्यूमन स्टूल के साथ बाहर आकर पिग और कैटल में और उसके मांस के साथ वापस ह्यूमन में बार बार आता रहेगा और इस तरह से अपना ये साइकिल
पूरा करता रहेगा। तो इस तरह आपने टेपवर्म की रचना और रिप्रोडक्शन पढ़ा। अब अगले सेशन में हम लोग लीवर फ्लूक की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।